इसी बीच हमें गांव जाना पड़ गया और वहाँ पे घटी एक घटना ने मुझे पूरा अंदर से झंझोर कर रख दिया था। अब मैं शायद 3 साल की रही होंगी और मेरा भैया मुझसे 3 साल बड़ा है, तो 6 साल का मेरा भैया था। और फिर एक कहते हैं ना, एक औरत को 2 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, एक तो खुद की औलाद और दूसरा जेवर। अब बात यहाँ पे औलाद की थी। सब चाची मामी मौसी सब अपने घर चली गई। मैं 22 साल की उम्र में हजारों विडो औरतों को। नमस्कार, मैं खुशी पांडे आपके पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला आता है उन्नाव, वहाँ के एक बेहद छोटे से गांव सिरवैया की रहने वाली हूँ। पापा खेतों में काम करते थे। हमारे पास 2 बीघा ज़मीन थी जिसमें पापा खेती किसानी करते थे और उसी से हमारा जीवन चलता था। जब सब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी तो कहते हैं ना कि जब एक तो गरीबी थी, ऊपर से जब चीज़ें सब सही स्तर पर चल रही थी, एकदम से कहते हैं ना, मुसीबत कभी आपको कोई इशारा या कुछ बता के नहीं आती, एकदम से आ जाती है। मैं शायद 3 साल की रही होंगी और मेरा भैया मुझसे 3 साल बड़ा है, तो 6 साल का मेरा भैया था। और उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। उसको खून की उल्टियाँ होने लगी। अब गांव में थे तो गांव में तो उस समय वैद्य जी थे, तो पापा और मम्मी बहुत घबरा गए क्योंकि एकलौता बेटा था घर का। तो और वही एक सहारा था जिसके पापा ने सपने देख रखे थे कि शायद ये बड़ा होगा तो इससे हमारा जीवन बदल जाएगा। बिकॉज लड़कियों से ज़्यादा अपेक्षा उस समय गाँव में की भी नहीं जाती थी। बस ये होता था कि लड़की बड़ी हो जाएगी और शादी करके उसको उसके घर भेज दिया जाएगा। फिर एक कहते हैं ना, एक औरत को 2 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, एक तो खुद की औलाद और दूसरा जेवर। अब बात यहाँ पे औलाद की थी, तो मम्मी ने किसी तरह, जो नाना ने कन्यादान में एक सोने की नथ और एक शायद सोने की बिंदी, ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें दी थी। मम्मी ने वो एक लाल पोटली में बांध के पापा को दे दी। मम्मी बताती है कि मम्मी रोई बहुत थी क्योंकि शायद मेरी मम्मी की उम्र 20 साल थी और तब जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो पर औलाद भी बहुत प्यारी चीज़ है, तो फिर मम्मी ने वो दे दी। फिर पापा उसको शहर लाए और एक सुनार की दुकान में बेचा और भैया का इलाज शुरू और अच्छे से होने लगा। फिर शायद 10 या 15 दिनों में भैया ठीक होके गांव आ गया। फिर चीज़ें क्या कहते हैं नॉर्मल हुई। तो फिर पापा और मम्मी एक रात में बात कर रहे थे, तो मम्मी रोने लगी अपने जेवरों को लेके पापा से कि चलो भैया तो बच गया है, पर भैया ठीक हो ही गया है, पर हमार जो क्या कहते हैं जेवर हैं वो तो बिक गए हैं। और मम्मी की उम्र 20 साल थी, तो मम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान थी। तो पापा ने कहा, मेरी मम्मी का नाम राधा है, तो पापा ने कहा, राधा तुम धीरज धरो, हम तुमका जेवरों बनवाए देव। तो मम्मी कहीं नहीं, खाए का ठिकान नहीं, तुम जेवरन की बात कह रहे हो। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर आपको परेशानियां देता है तो उसके साथ साहस ज़रूर देता है, और गरीबी एक ऐसी चीज़ है वो बिना साहस के गुजारी नहीं जा सकती। तो पापा ने ये सोच रखा था हमेशा से, मम्मी से भी हमेशा से कहते थे, जब हम लोग हुए भी नहीं थे तब पापा मम्मी से कहते थे कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि पापा पढ़े लिखे थे। पापा को एजुकेशन का मतलब, जो हमारी शिक्षा कितनी ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, उसकी अहमियत पता थी। तो पापा और हम सब लोग शहर आ गए। तो पापा की बनिया की दुकान थी, जो पापा को 5 बजे से काम करना होता था सुबह। पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दुकान को सजाना और सब ये था। फिर जब शहर आए, जब पापा की दुकान चलने लगी, तो 1-2 दिन उसने हम लोगों को दुकान में रुकने दिया। फिर अब 2 बच्चे, परिवार, इतना तो कोई बनिया बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी दुकान पे तुम रहो भी, खाओ भी, पियो भी। तो उसने कहा, भैया तुम अपना कोई बंदोबस्त ढूंढो। तो अगर किराए के पैसे, तुझे 500 रुपये में किराया, फीस, खाना पीना सब देना है। जिन दोस्त ने पापा की नौकरी लगवाई थी, उन्हीं ने पापा को ये बताया कि एक स्कूल है, इसमें क्या कहते हैं, जब सब बच्चे पढ़ लेते हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से आते हैं, जब वो पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे एक NGO है, वो गरीब बच्चों की शिक्षा मुफ्त में करवाता है। मैं जिस NGO के द्वारा मुझे शिक्षा प्राप्त हुई थी, मैंने सोच लिया था कि अगर आज मुझे ये मदद मिली है तो मैं आगे आने वाले समय में मैं अपना पूरा जीवन समाज सेवा पे समर्पित कर दूंगी। जब मैं कक्षा 12वीं में आई तो मैंने अपना पहला ओपन स्कूल खोला। ओपन स्कूल का मतलब ये है कि एक पार्क में आसपास के जितने भी गरीब बच्चे थे,
जितने भी स्लम के बच्चे थे, जिनके बच्चे, जो औरतें काम पे जाती थी, घर बनाती थी, उनके बच्चे थे जो मोरंग या बालू पे खेला करते थे, मैंने उनको एक साथ एकत्र किया। रात में उनके माता पिता से बात की कि आप सब चले जाते हैं, आपके बच्चे, मेरा जहाँ घर था, झोपड़ थी हमारी जहाँ पे, फिर उसके बाद पापा की चीज़ें थोड़ा सही हुई तो हम किराए के घर में आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने आसपास के जितने एरिया के बच्चे थे उन सबको एकत्र किया। उस समय मेरे पास स्टार्टिंग में 12 बच्चे पढ़ने आते थे जब शुरू किया था। लोग मुझे बोलते थे पागल है, ये नहीं कि कहीं काम करे, अपने घर की स्थितियों को और ठीक करे। मैंने कहा कुछ हो जाए, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसी बीच हमें गांव जाना पड़ गया और वहाँ पे घटी एक घटना ने मुझे पूरा अंदर से झंझोर कर रख दिया था। मेरे गांव में एक चाची हैं, उनकी बेटी का नाम प्रीति है। उसे 12 साल की उम्र में पीरियड्स हुए। तो जैसा गांव की औरतों का होता है कि उन्होंने कोई गंदा कपड़ा उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। तो जब उसने उसको इस्तेमाल किया तो उसके पूरे प्राइवेट पार्ट पे छाले निकल आए थे। एंड छाले जब निकले तो बेचारी, उसको इतनी जलन हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी, उसने खुजला कर अपने उस पूरे प्राइवेट पार्ट की दुर्दशा कर दी थी। फिर वो चाची जानती थी कि मैं लखनऊ में समाज सेवा के लिए ये कार्य कर रही हूँ। तो वो रात के शायद 9 बज रहे थे तो वो मेरे घर पहुँची। खटखटाया गेट, तो पापा निकले। तो पापा, उन्होंने बोला कि खुशी से मिलना है। तो पापा, मैं बाहर गई, मैंने कहा हाँ चाची बताओ क्या हुआ। तो वो बताइन कि खुशी, हमारी बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो हम कहें क्या का बा चाची? तो बताइन कि वे का महावारी शुरू हो गया है, महीना आवत रहा है, और हम वे का कपड़ा दिहन इस्तेमाल करे खातिर, पर वे के क्या कहते हैं प्राइवेट हिस्सा में बहुत जलन हो रही है, बहुत खून निकल रहा है, कोई पूरा खुजला दी से दुर्दशा हुई के। हम घर पहुँचे वहाँ पे तो देखा बेचारी वो बुखार में तड़प रही है और उसका पूरा हिस्सा लाल पड़ चुका है। तो हमने कहा इनको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। जब मैं रास्ते से जा रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि आज अगर इस लड़की को ये दिक्कत हुई है तो ये तो मुझे बताने आई। कितनी समाज में ऐसी लड़कियां हैं और औरतें हैं जिनको ये दिक्कत होती है और वो बताती भी नहीं है किसी को, बस वो दर्द सहती रहती हैं, वो दिक्कतें सहती रहती हैं। फिर मैंने सोच लिया था कि इसकी तबीयत सही हो और मैं इस चीज़ पर काम करूँगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करूँगी। औरतों को बताऊँगी कि उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कैसे फेंकना चाहिए। फिर मैं लौट कर आई और मैंने अपनी मम्मी को ये आइडिया बताया कि मम्मी मैं एक इस पहल पे काम करना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा पहल बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, तुम बता रही हो कि तुम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे लोगों को पढ़ाओगी, चलो ठीक है, औरतें आएंगी, सुनेंगी तुम्हारी बातें। फिर वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। उस समय का आलम ये था कि गांव की औरतें बोरी के अंदर राख भर लेती थी और उसको यूज़ करती थी। ये तक की कहानियाँ मैंने अपने कानों से सुनी थी। तो मम्मी ने बोला, फिर वो कहेंगी कि हमको, अगर तुम कहोगी कि तुम सैनिटरी पैड यूज़ करो, वो कहेंगी पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो छोड़ो, वो सैनिटरी पैड लाएंगी कहाँ से जाके। तो हमने कहा ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, और ना ही मेरी जॉब थी कि मैं क्या कहते हैं उनको सैनिटरी पैड दिला पाऊँ। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें की। तो मैंने एक अपने दोस्त से बात की, उसने मुझे बताया कि एक डॉक्टर नीलम है जो सरकारी अस्पताल में क्या कहते हैं इलाज करती हैं, और वो एक NGO से जुड़ी हुई हैं। उसने मुझे उनका नंबर दिया, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, तो और मैंने उनको बताया कि मैं इन कार्य क्षेत्रों पे काम कर रही हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम आओ, हमसे मिलने आओ। मैं वो गांव में ही उनका क्या कहते हैं अस्पताल था, तो मैं सुबह सुबह पहुंची, उनको बताया कि मैं इन कार्य क्षेत्रों पर काम कर रही हूँ, मैं इस चीज़ पर विशेषकर काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो खुशी, शुरू करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमको सैनिटरी पैड दिलवा दूंगी जिस NGO से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और उन्होंने बोला कि पर तुम औरतों को कुछ जो क्या कहते हैं, अगर सैनिटरी पैड उनके पास उस समय नहीं है तो कुछ कॉटन यूज़ करना या ऐसा यूज़ करना, उनको ये भी सिखा देना। तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि क्या कहते हैं कि जो औरतें कपड़ा यूज़ करती हैं, हो सकता है कभी उनके पास ना हो ये पैड जैसी चीज़ें, तो वो क्या करें, धुला कपड़ा लें, उसको सैनिटाइज करके रखें, साफ़ करके रखें और वैसे इस्तेमाल करें, उसमें कॉटन लगा लें और रुई की पट्टी से फोल्ड कर लें। आज भी कुछ औरतें इसको यूज़ करती हैं, पर ये घास और राख लगाने से बहुत बेहतर है, इससे आपको जलन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। फिर जब मैं घर गई तो मैंने उनको रात में कॉल किया कि दीदी पैड कब तक मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला 2-3 दिन का समय दो, हम दिलवाते हैं।
फिर एक अगले दिन दोपहर का समय 2-3 बज रहा था, तो मैं सब अपनी पेपर पे सारे पॉइंट्स लिख रही थी कि मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कैसे क्या क्या पढ़ाना है। फिर उसी समय मेरे पता चला मेरे घर पे 300 पैड नीलम दीदी ने भेजे। नीलम दीदी शायद आज ये यूट्यूब पे जो जोश टॉक ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी कहानी सुनाने का, वो वीडियो देखेंगी। तो नीलम दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप ना होती तो ये सफ़र ना शुरू होता मेरा। तो नीलम दीदी ने मुझे पैड भेज दिए। फिर उसके अगले ही दिन मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, जो औरतों को महीना आता है, माहवारी से होने वाली जो बीमारियां हैं, इस पर सेशन किया। गांव की औरतों को एकत्र किया। और उस समय असल में क्या होता है ना, गांव में अगर कुछ सामान मिल रहा होता है तो भीड़ बहुत जम के हो जाती है। चाहे आप कुछ भी बांट रहे हो, शक्कर भी बांट रहे होगे ना चुटकी चुटकी भर, तब भी गांव में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि गांव के आदमी को लगता है कुछ मिल रहा है तो बढ़िया है। तो औरतें सारी आ गई। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्राउड था, मेरे पास पैड भी कम पड़ गए थे उस समय। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सुनी। पूरे गांव की औरतें, हमको जो लगता है आसपास के जो उनके रिश्तेदार थे वो तक चले आए थे, क्योंकि एक दिन पहले क्या कहते हैं, हमने बुलौआ भिजवा दिया था कि इतने बजे मेरे घर की छत पे ये कार्य किया जाएगा। सब लोग समय से आए और हमारा सेशन अच्छे से हो गया। मैंने उनको बताया, मैंने उनको पैड दे दिए, तो उन सब ने ले लिए। फिर चीज़ें चलती रही, पैड दे दिया, सेशन ख़त्म हो गया। फिर कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा काम करो और लोग उसमें अड़चने न डालें, ऐसा कहाँ हो सकता है। अगले ही दिन कुछ निम्न सोच के लोग, जिनका सोच बहुत छोटी है, वो घर आए और कहने लगे कि ये सारी चीज़ें, इस महावरी जैसे गंदी चीज़ें, जो औरतों को महीना आता है, इस चीज़ पर खुलेआम बात नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उस समय इस चीज़ को बहुत गंदी दृष्टि से देखा जाता था। और अगर बच्चियों को ये महीना आ जाता था ना, तो उन बच्चियों को डर लगता था कि मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊं कि मुझे ये चीज़ हो गई है। इस चीज़ का उस समय ये आलम था कि कोई खुलेआम नहीं बता सकता था। तो उन्होंने मेरी इन सब चीज़ों का पुरजोर विरोध किया, नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। पर औरतें साहस बनी, उनको अच्छा लगता था, वो आती थी समझने, वो कहती थी बताओ कैसे इस्तेमाल करना है पैड को, कैसे फेंकना है इसको, क्या इन सब चीज़ों से हमें बचना कैसे। औरतें खुशी खुशी सेशन के बाद अपने घर गई, सारी मौसी मामी बेटियां जितनी भी थी गांव की, सब अपने घर चली गई। फिर मेरी बात डॉक्टर नीलम से हुई, मैंने उनको इस सब सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि जो लोग ये चीज़ें कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपने काम पे करो। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं और औरतें बहुत खुश हैं, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दूसरे गांव भेज दिया डॉक्टर नीलम ने। मैं दूसरे गांव गई, मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सेशन किया। फिर जब धीरे धीरे गांव जाने लगी, फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल मुझे साथ कनेक्ट में आए। उन्होंने मुझे एज इन गेस्ट स्पीकर अपने स्कूल में इन्वाइट करना शुरू कर दिया कि आप आओ और इस टॉपिक पर क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे टॉपिक पर हमारे स्कूल की लड़कियों को चीज़ें सिखाओ। फिर गवर्नमेंट स्कूल जाने लगी। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं मैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ी, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ी और मेरे सेशंस शुरू हो गए। फिर जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सेशंस शुरू हो गए, लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर खुलेआम चीज़ें मैं बताने लगी और इस चीज़ों के इस महत्व के बारे में, अपनी नई पहल जो मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशन शुरू किया था, इसके बारे में लोग हंसी खुशी इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे और हम लोग हमारी चीज़ें चलती रहीं। तो दोस्तों, आज मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशन देती हूँ। हैंडीकैप्ड और विडो महिलाओं को रोज़गार दिलाती हूँ। और हमारा ओपन स्कूल, जैसा मैंने आपको किस्सा सुनाया था, वो तो चल ही रहा है। और हम एक नए इनिशिएटिव पे हमने काम करना शुरू किया है। वो इनिशिएटिव ये है कि हम लोग जो मार्केट में आपको खाना 30 रुपये का मिलेगा, हाँ, तो हम लोग वही खाना, एक पूरी मील, हंगर इरेडिकेट करने के इनिशिएटिव पे आए हैं और हम लोग वही खाना 2 रुपये का देते हैं। हम इन इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। और जब शुरुआत में शुरू किया था तो मेरे साथ एक वॉलंटियर नहीं था जो मेरे साथ काम कर सके, पर आज के समय में मेरे पास 500+ वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो मेरा सफ़र सिरवैया जैसे छोटे गांव से शुरू हुआ, फिर लखनऊ में क्या कहते हैं झोपड़ डालकर रहना पड़ा और आज जोश माटी के मंच तक मुझे ले आया है। तो मैं अनुरोध करती हूँ हर उस माता पिता को कि, और हर उस गांव में जो लड़कियां आज भी मेरे गांव में ही रह रही हैं और उनकी जल्दी शादी कर दी जा रही है, मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर भरोसा करो, जो वो करना चाहते हैं उन्हें एक मौका ज़रूर दो।
मौके की तलाश में अगर बच्चा कुछ कर सकता है और वो यहाँ तक आ सकता है। मैं 22 साल की उम्र में आज जोश माटी के मंच पर खड़ी हूँ, तो मैं ही नहीं, गांव की हर वो लड़की, शहर की हर वो लड़की जिसके अंदर कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा है, कुछ करना चाहती है, उस लड़की को एक मौके की तलाश होती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हर वो लड़की, हर वो बेटी भी ये कर सकती है, बस आप उनका साथ दें, उनका जो सपना है, उनका जो पैशन है, उन्हें फॉलो करने दें। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना, लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।